नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों के वैशिष्ट्य के बारे में हम लोग समझेंगे। आरंभ करते हैं। शुक्ल जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, सम्राट और श्रेष्ठ साहित्य इतिहास लेखक हैं। गद्य लेखन में उनको विशेष सफलता प्राप्त हुई है और उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य का पथ प्रदर्शन किया। शुक्ल जी के निबंध चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 में संकलित है। कविता क्या है नामक निबंध चिंतामणि भाग 1 का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें लेखक ने कविता के स्वरूप तथा उसके प्रयोजन पर समुचित प्रकाश डाला है। सुगठित विचार, परंपरा, विषय प्रधानता, व्यक्ति प्रधानता, लोकवाद, मौलिक आत्माभिव्यक्ति, हास्य, व्यंग्य और विनोद, इसके अलावा करुणात्मक विवेचना आदि उनके निबंधों की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। लेकिन यहाँ हम निबंधों के विभिन्न तत्वों के आधार पर शुक्ल जी के निबंधों के वैशिष्ट्य का विचार करेंगे या विवेचन करेंगे। पहला है बुद्धि तत्व। शुक्ल जी ने प्रायः विचार प्रधान निबंध लिखे हैं, इसलिए उनके निबंधों में बुद्धि तत्व अपनी प्रौढ़ता, गहनता तथा उत्कृष्टता के साथ अभिव्यक्त हुआ है। वे अपने निबंधों में विचारों का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए उनकी आंतरिक और बाह्य भाव व्यंजना में भी सामंजस्य श्रृंखला सी बन जाती है। उदाहरण के रूप में श्रद्धा भक्ति नामक निबंध में पहले शुक्ल जी श्रद्धा की परिभाषा देकर उसके स्वरूप को समझाते हैं, फिर श्रद्धा और प्रेम में अंतर स्पष्ट करते हैं और आगे चलकर श्रद्धा और प्रेम के योग को भक्ति कहा है। अंत में वे भक्ति के स्वरूप को समझते हुए नवधा भक्ति और छात्र धर्म की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार का विचारात्मक विवेचन उनके प्रत्येक निबंध में देखा जा सकता है। एक स्थल पर लोभ की परिभाषा देते हुए वे लिखते हैं, किसी प्रकार का सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति, सान्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े, उसे लोभ कहते हैं। भाव, ये उनका कथन है। भाव अथवा मनोविकार संबंधी निबंधों के अतिरिक्त साहित्यिक निबंधों में भी बुद्धि तत्व की प्रधानता देखी जा सकती है। कविता क्या है नामक निबंध में कविता की परिभाषा देते हुए वे लिखते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। इसी प्रकार प्रभाव और प्रयोजन के बारे में वे लिखते हैं, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचने या पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविचारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शुक्ल जी के निबंधों में बुद्धि तत्व को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। इसी तत्व के कारण इनके निबंध हिंदी साहित्य में विचार तत्व की अनुपम निधि कहलाते हैं। दूसरा जो तत्व है वो अनुभूति तत्व है। शुक्ल जी के निबंधों में जिस प्रकार बुद्धि तत्व
अपनी गंभीरता के साथ विद्वान हैं, उसी प्रकार अनुभूति तत्व भी अपनी प्रखरता और प्रौढ़ता के साथ प्रस्तुत है। शुक्ल जी ने अपने साहित्यिक और आलोचनात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व को अत्यधिक महत्व प्रदान किया था, लेकिन उनके भाव अथवा मनोविकास संबंधी निबंध अपनी प्रौढ़ और प्रांजल अनुभूति के से एक उदाहरण देख लेते हैं कि जिस व्यक्ति या वस्तु का प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है उसकी और उन्मुख कर्म होता है और कर्म की और उन्मुख उत्साह नामक भाव होता है। सारांश यह है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता। समुद्र लांघने का विकट कर्म है। कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। आगे देखेंगे कि यहाँ कहीं शुक्ल जी व्यंग का सहारा लेते हैं, वहाँ उनकी गहन अनुभूति देखी जा सकती है। मतलब जहाँ उन्होंने ये जो शुक्ल जी ने व्यंग का सहारा लिया है, वहाँ उनकी गहनता जो है, गहन अनुभूति हमें देखने को मिलती है। शुक्ल जी का कथन था कि रसखान तो किसी की लकुटी अरु कामड़िया तीनों कुलों का सिंहासन त्यागने को तैयार थे, लेकिन देश प्रेम की दुहाई देने वाले किसी थके मारे भाई के फटे पुराने कपड़ों और धूल भरे पैरों को क्या अपने घरों में थोड़ा सा स्थान देंगे। एक स्थल पर वे लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए कहते हैं, मोटो आदमियों, तुम जरा सा दुबले हो जाते अपने अंदेशे से ही सही तो ना जाने कितनी ठठड़ियों पर मांस चढ़ जाता है। वस्तुतः वे अपने व्यंग्य चित्रों द्वारा ही यत्र तत्र व्यक्तिक अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए चलते हैं। अन्यत्र शुक्ल जी ने प्रकृति चित्रण करते हुए अपनी गहन अनुभूति को व्यक्त किया है। प्रकृति वर्णन की ही निबंधकार की निजी अनुभूतियों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। अगला तत्व है कल्पना तत्व। शुक्ल जी ने स्वयं ही कल्पना को भावना माना है। चिंतामणि भाग 1 में लिखते हैं, जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं और आजकल के लोग कल्पना। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार और भावों को प्रवर्सन के लिए भी भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। शुक्ल जी के विचार के अनुसार उन वस्तुओं के भावी व्यापारों आदि की मूर्तियों को मन में लाकर हमें उनके समीप पहुंचा देते हैं, यद्यपि वे वस्तुएं हमसे दूर होती है। इस दृष्टि से हम सब शुक्ल जी के निबंधों के बारे में विचार करते हैं तो पता चलता है कि वे ऐसे अनेक पदार्थों, भावों और विचारों का अनुकूल करते हैं जो अक्सर हमें या हमसे दूर होते हैं। ऐसे स्थलों पर वे बिंब प्रस्तुत करते हुए हमें उसके पास पहुंचाते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं। पहला है कि चाणक्य ब्राह्मण अपना विवाह करने जाता था। मार्ग में कुश उसके पैर में चुभे। वह चट मट्ठा और कुदाली लेकर पहुंचा और कुशों को उखाड़ कर उनकी जड़ों में मट्ठा देने लगा। दूसरा, जिससे वे कुछ पाने की आशा रखते हैं, वह यदि उन्हें 10 गालियाँ भी देता है तो उनकी आकृति पर ना रोष का कोई चिन्ह प्रकट होता है और ना मन में ग्लानि होती है, ना उन्हें मक्खी चूसने में दिया। सुंदर से सुंदर रूप देखकर दे अपनी एक कोड़ी भी नहीं भूलते। करुण से करुण स्वर सुनकर वे अपना एक पैसा भी किसी के यहाँ नहीं छोड़ते। तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने में वे लज्जित नहीं होते। इसी प्रकार से देश प्रेम संबंधी विचार प्रकट करते हुए शुक्ल जी ने
कल्पना द्वारा अपने देश का सजीव चित्र अंकित कर दिया है। यहाँ तो लेखक की कल्पना देखते ही बनती है। कह रहे हैं कि यदि देश प्रेम के लिए हृदय में जगह करनी है तो देश के स्वरूप से परिचित और अभ्यस्त हो जाइए। बाहर निकलिए तो आंख खोलकर देखिए कि खेत कैसे लहलहा रहे हैं, नाले झाड़ियों के बीच कैसे बह रहे हैं, टेंसू के फूलों से वन स्थली कैसे लाल हो रही है, कछारों में चौपाइयों के झुंड उधर चढ़ते हैं, चरवाहे तान लड़ा रहे हैं और अमराइयों के बीच गांव झांक रहे हैं। अब है अहम तत्व, जिसे हम लोग वैयक्तिकता का उद्घाटन के रूप में देख सकते हैं कि प्रत्येक निबंधकार अपने निबंध में वैयक्तिकता का समावेश करने के लिए अहम तत्व का सहारा लेता है। शुक्ल जी ने अपनी निबंधों में अपने वैयक्तिक का पर्याप्त प्रयोग किया है, जिसमें मुख्य निबंध गहन, गंभीर और महत्वपूर्ण बन गए हैं। शुक्ल जी का अपना व्यक्तित्व बड़ा ही गंभीर था। जहाँ कहीं वे अपने व्यक्तिक का समावेश करते हैं, वहाँ उनके निबंध में भी गंभीरता उत्पन्न हो जाती है। एक स्थल पर वे कहते भी हैं कि मेरे विचार में तो सदा सत्य बोलना, बड़ों का कहना मानना आदि नियम के अंतर्गत है, शीत या सद्भाव के अंतर्गत नहीं। शुक्ल जी ने जहाँ कहीं अपने व्यक्तित्व को समाविष्ट किया है, वहाँ उनके निबंध बड़े ही रोचक और प्रभावशाली बन गए हैं। ऐसा करने से उनके गंभीर विचारों की शुष्कता और निरसता भी समाप्त हो जाती है। एक उदाहरण देख लेते हैं। मैं अपने एक लखनवी दोस्त के साथ सांची का स्तूप देखने गया। यह स्तूप एक बहुत सुंदर छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है। नीचे एक छोटा सा जंगल है, जिसमें महुए के पेड़ भी बहुत सारे हैं या बहुत में हैं। संयोग से उन दिनों पुरातत्व विभाग का कैंप पड़ा हुआ था। रात हो जाने से हम लोग उस दिन स्तूप नहीं देख सके। सवेरे देखने का विचार करके नीचे उतर ही रहे थे। बसंत का समय था। महुए चारों और टपक रहे थे। मेरे मुंह से निकाला, महुओं की कैसे मीठी महक आ रही है। इस पर लखनवी महाशय ने मुझे रोककर कहा, यहाँ महुए का नाम न लीजिए, लोग देहाती समझेंगे। मैं चुप हो गया। समझ गया कि महुए का नाम जानने से बाबूजी में बड़ा भारी बट्टा लगता है। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहीं कहीं सामूहिक रूप से किसी बात को प्रकट करने के लिए भी वैयक्तिकता का प्रयोग किया है। अगला देख लेते हैं शैली तत्व। शुक्ल जी ने अपने निबंध को आकर्षक और रोचक बनाने के लिए प्रौढ़ और प्रांजल भाषा शैली का प्रयोग किया है। शैली तत्व के अंतर्गत हम शुक्ल जी के द्वारा प्रयुक्त जो है भाषा, रचना, अलंकार, उक्ति, वैचित्र्य तथा व्यंग्य की चर्चा कर सकते हैं। शुक्ल जी की भाषा शुद्ध परिनिष्ठित हिंदी भाषा है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग देखा जा सकता है। वे कहीं सूत्रात्मक शैली का प्रयोग करते हैं तो कहीं अलंकृत भाषा शैली का। सूत्रात्मक शैली का उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। व्यंग्यात्मक शैली के प्रयोग में तो शुक्ल जी तो हैं ही आगे, लेकिन इस शैली के द्वारा वे अपने निबंधों को रोचक और आकर्षक बनाने में भी सफल हुए हैं। जैसे देख लेते हैं कि मोटे आदमियों, तुम जरा सा दुबले हो जाते, अपने आदेशी से ही सही, तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने समीक्षात्मक, गवेषणात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक तथा हास्य व्यंग्य शैलियों का खुलकर प्रयोग किया है। समीक्षात्मक शैली में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जिससे यह शैली गंभीर, संयत और मार्मिक बन गई है। इस शैली का प्रयोग वे सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दो प्रकार से करते हैं। एक तो देखेंगे कि काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण तथा व्यक्ति वैचित्र में उन्होंने सैद्धांतिक समीक्षा का प्रयोग किया है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा मानस की कर्मभूमि में वे व्यवहारिक समीक्षा का प्रयोग करते हैं। लेकिन शुक्ल जी द्वारा प्रस्तुत गवेषणात्मक शैली काफ़ी दुरूह और गंभीर है।
वर्णनात्मक शैली का प्रयोग वे मूर्त विषयों का चित्रण करने के लिए करते हैं। भाव अथवा मनोविकार संबंधी निबंधों में उन्होंने प्रायः भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। शुक्ल जी ने अपने निबंधों के यत्र तत्र हास्य व्यंग की शैली का भी प्रयोग करते हैं। इस शैली के अंतर्गत वे छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिससे पाठकों को थोड़ा विश्राम मिल जाता है और उनकी मन की कली थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यथा देख लेते हैं, जैसे कि हवा में उड़ने वाली स्त्रियां देखी नहीं तो कम से कम सुनी तो बहुत ने होंगी, चाहे उनकी जिंदा दिली की कद्र ना की हो। अमीर आदमियों पर व्यंग करते हुए भी वे इसी शैली का प्रयोग करते हैं। वो लिखते हैं कि मोटे आदमियों, तुम जरा से दुबले हो जाते अपने अंदेशे से ही सही, तो ना जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। तो इतना ही रहा इन तत्वों के आधार पर, जिसमें हम लोग बुद्धि तत्व को समझे हैं और अनुभूति तत्व, कल्पना तत्व और अहम तत्व, और अंतिम जो था वो शैली तत्व। अब आगे हम लोग दूसरे एपिसोड में कुछ और विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।